हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रसार शिक्षा। आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आ जाइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, जिसको हमको देखना था डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को देखना था। तो हम डब्ल्यूबीसी को पढ़े थे, क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये क्या करता है कि बाहरी वाले जो प्रतिरक्षित चीज़ बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, इससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आइए हम कुछ पॉइंट में देखते हैं, जो कि मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जो इसका जीवन काल है ना, जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल रहेगा वो 13 से 15 दिन होता है। ठीक है, 13 से 15 दिन इसका जीवन काल होता है। ये केंद्रक युक्त संरचना होता है, केंद्रक युक्त संरचना होता है। ठीक है, केंद्रक युक्त संरचना होता है। कौन होता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त संरचना होता है। ठीक है, और देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी ही होती है? इसकी संख्या 5000 mm। ठीक है, 5000 mm होती है। ठीक है, mm3। ओके, 5000 mm3 होती है इसकी संख्या। ये आकार में, ये आकार में ये अगर इसके आकार की बात करें तो डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी आकार में? आकार में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होगी। ठीक है, और संख्या में सबसे बड़ी, अगर संख्या पूछी जाए, संख्या में सबसे बड़ी आरबीसी होती है। आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स आता है, प्लेटलेट्स के बाद ही डब्ल्यूबीसी आएगा। ठीक है, और अगर आकार में बात करें तो आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी आएगा, इसके बाद आरबीसी आएगा, प्लेटलेट्स लास्ट में आएगा। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए। हमने देखा था कि डब्ल्यूबीसी तो हम डब्ल्यूबीसी को तो डब्ल्यूबीसी कहते हैं प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार, कई परिवार हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कई परिवार हैं। परिवार में दो चीज़ों में मैंने बांट दिया था। किसको? कणिका युक्त बोला था, कणिका युक्त बोला था, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। कणिका युक्त किसे कहते हैं, कणिका विहीन किसे कहते हैं, इसको हम कणिका विहीन बोलेंगे। ठीक है, कणिका विहीन क्या होता है? अगर हम कणिका युक्त की बात करें तो इसमें पहला आता है इयोसिनोफिल्स। ठीक है, इयोसिनोफिल्स, फिर आएगा वैसोफिल्स। ठीक है, फिर आएगा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, वैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और कणिका युक्त में क्या आ रहा था? कणिका युक्त में आ रहा था इयोसिनोफिल्स। ठीक है, इयोसिनोफिल्स, वैसोफिल्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और कणिका विहीन में अगर हम विहीन की बात करें, कणिका विहीन की बात करें तो कौन आ रहा था? मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट। ओके, दो आ रहे थे। अब क्या होता है? अच्छा, आपको पता है कि ये एक बीमारी होती है, बीमारी होती है जिसका नाम हम लोग, जिसका अक्सर नाम से जाना जाता है एंथ्रोकोलोरिसिस बोलते हैं। ठीक है, कोलोरिसिस बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? एंथ्रोकोलोरिसिस के बारे में जानते हैं, जो कि इसी से रिलेटिव है। ठीक है, एक रोग होता है जिसमें अपने धमनियों के अंदर प्लग बनने लगता है। ठीक है, अब प्लग क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में जानिए। धमनियाँ ना सक्रिय हो जाती है जब प्लग बनता है, जिसको एंथ्रोकोलोरिसिस एक रोग होता है। प्लग बनने लगता है धमनियों के अंदर। ठीक है, धमनियाँ क्या होती हैं? धमनियाँ हमारे शरीर में खून को प्रवाहित करती हैं, शुद्ध खून को दौड़ाती हैं। ठीक है, शुद्ध खून को ले जाती हैं। कहाँ? हमारे पूरे बॉडी में। ठीक है, धमनियाँ, तो धमनियों में, धमनियों के अंदर प्लग बनने लगता है एंथ्रोकोलोरिसिस रोग में। ठीक है, इस रोग में धमनियों में प्लग बनने लगता है। अब प्लग किसे कहते हैं? ये, ठीक है, प्लग, प्लग किसे कहेंगे? ये धमनियाँ सक्रिय हो जाती है। ठीक है, सक्रिय हो जाती है धमनियाँ, और रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। ठीक है, मीन्स ये क्या होता है कि अगर हम लोग, जो रक्त में वसा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम होता है, और अन्य
कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जब हमारा ये क्या होता है कि धमनियों में जमा होने लगती है, ठीक है। एंथ्रोकोलोरिसिस जब होता है तो इस प्रक्रिया में कोरोनरी धमनी होती है ना, उसमें जमा होने लगती है। क्या जमा होने लगती है? कुछ वसीय, ठीक है, मोम जैसा जमा होने लगती है, कुछ पदार्थ होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं कि जब जमा होंगी तो धमनियाँ जो है सक्रिय होने लगती है, सक्रिय, ठीक है। सक्रिय होने के कारण अब धमनियों में जब सक्रियपन आएगा, धमनियाँ जब सक्रिय होने के कारण तो रक्त का जो है जम जाता है, रक्त जो है धमनियों में सही ढंग से चल नहीं पाता, ठीक है। जब ये जम जाता है, ये कुछ वसीय अम्ल होते हैं, मोम जैसा कुछ ऐसे ही कुछ पदार्थ होते हैं, अगर वो जम जाता है तो अब धमनियाँ ठीक से ब्लड को ले जाने में असमर्थ होती हैं, ठीक है। तो धमनियाँ ठीक से नहीं ले जा पाती, ना तो ब्लड ले पाती हैं, हृदय से ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, कम हो जाएंगी, धमनियाँ नहीं ले जा पाएगी। तो ना ले जाने के कारण हृदय की सप्लाई में, धमनियों में सप्लाई ऑक्सीजन और ब्लड की कम होने लगती है। इस प्रक्रिया इसी को, ठीक है, ये जो सारे प्रक्रिया होंगे ना, ये जो सारे प्रक्रिया होंगे एक ऐसे ही, ठीक है। अगर एक पाइप है, कुछ चीज़ जम जाता है तो मुश्किल होता है ना पानी को जाना, काई मतलब समझ लो, पाइप के अंदर अंदर अगर काई जम जाए तो मुश्किल होता है ना जाना, तो वही चीज़ होती है। उसको एंथ्रोकोलोरिसिस बीमारी कहते हैं, जो कि कुछ ऐसी वसीय अम्ल होते हैं जो जम जाते हैं, तो उसको प्लग कहते हैं। प्लग मतलब बनने लगता है, धमनियाँ सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के कारण ना तो ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो पाती है, ना तो ऑक्सीजन जा पाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, ठीक है, एंथ्रोकोलोरिसिस बीमारी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने, मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी को इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कहेंगे, जो कि ये कणिका युक्त में आते हैं, जो कि किस में आएंगे? कणिका युक्त में आएंगे, ठीक है, कणिका युक्त में आएंगे। और हमने देखा था कणिका विहीन में आएंगे, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। अब हम इयोसिनोफिल्स के बारे में जानेंगे। इयोसिनोफिल्स क्या होता है? इयोसिनोफिल्स संख्या में बड़ी होती है। जो इयोसिनोफिल्स होता है ना, इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स ये संख्या में बड़ी होती हैं, ठीक है, संख्या में क्या होगी? बड़ी होंगी, ठीक है। और जो वैसोफिल्स होती है ना, वैसोफिल्स, जो वैसोफिल्स होती है, ये हिस्टेमिन नामक एक प्रोटीन होता है, उसका संवहन करती हैं, ठीक है। एक प्रकार की इसको प्रोटीन ही बोला जाए, ठीक है, वैसोफिल्स को एक प्रकार की प्रोटीन ही बोला जाए, ठीक है, जो वैसोफिल्स होता है, ठीक है, ओके। तो और ये जब ये प्रोटीन होता है ना, हिस्टेमिन नामक प्रोटीन जब होता है वैसोफिल्स में, और वैसोफिल्स को एक प्रकार का प्रोटीन ही बोलते हैं, तो ये वैसोफिल्स किसका काम करेगा? ये वैसोफिल्स जो है, ये एलर्जी हमारे शरीर में होती है ना, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कौन होता है? वैसोफिल्स। अब देखते हैं इयोसिनोफिल्स, देखो जब संख्या में बड़ी होगी तो इसका बड़ा काम भी होगा, ठीक है। तो इयोसिनोफिल्स ही, जो इयोसिनोफिल्स होता है, जब संख्या में बड़ी होगी तो इसका बड़ा काम होगा। बड़ा काम क्या होगा? कि ये बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो आती है उससे लड़ने का काम करता है। बाहरी वातावरण के जो संवेदनशील ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारा शरीर नहीं ले पाता, लड़ने के काबिल नहीं है, उसको कोशिश करती है कि ना प्रवेश करे। कौन करता है? इयोसिनोफिल से रोकता है। क्यों? क्योंकि ये संख्या में बड़ी है तो बड़ा काम भी करती है। अच्छा, ठीक है। और बेसोफिल्स मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन होता है, ये संख्या में कम होती है, ठीक है। कौन? वैसोफिल्स, ठीक है। यूसिन और वैसोफिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं न्यूट्रोफिल्स पे। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स होता है जो कि ये संख्या में सबसे बड़ी होती है। अगर पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का संख्या में सबसे बड़ी कौन होती है, डब्ल्यूबीसी के भाग का संख्या में सबसे बड़ी कौन होती है, तो होती है वो न्यूट्रोफिल्स। कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स। और वो जीवाणुओं का,
जीवाणुभक्षी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको जीवाणुभक्षी कहते हैं, किसको? न्यूट्रोफिल्स को, ठीक है। अब जो हम लोग 2 पढ़े थे कणिका विहीन में, तो हम दोनों कणिका विहीन के बारे में देखते हैं, ठीक है। कणिका विहीन के बारे में जो 2 पढ़े थे, कणिका विहीन में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? एक पढ़े थे लिम्फोसाइट, एक पढ़े थे मोनोसाइट, ठीक है। एक पढ़े थे मोनोसाइट। मोनोसाइट आकार में सबसे छोटी WBC होती है, सबसे छोटी WBC होती है कौन? मोनोसाइट सबसे छोटी WBC होती है, आकार में सबसे छोटी WBC मोनोसाइट होती है WBC, ठीक है। ये जीवाणुभक्षी कोशिका होती है, कम करती है लेकिन काम वही करती है, ठीक है। और लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट में देखो, लिम्फोसाइट जीवाणुभक्षी कोशिका नहीं है, ठीक है। लिम्फोसाइट जो होती है, लिम्फोसाइट जो होती है वो जीवाणुभक्षी कोशिका नहीं है, ठीक है। जीवाणुभक्षी कोशिका नहीं है, ये सिर्फ एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है। ये इसका सिर्फ इतना ही काम है न्यूट्रोफिल्स का। अगर पूछा जाए एंटीबॉडी का कौन निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? एक होता है टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में देख रहे थे। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो हमने देखा था लिम्फोसाइट सिर्फ एंटीबॉडीज़ का काम करती है, बनाने का काम करती है, निर्माण करने का काम करती है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के 2 भाग होते हैं, ठीक है। ये कोई भक्षण उच्छण नहीं करती, किसी को भी नहीं, सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनाती है, इसका एक ही काम है, ठीक है। और 2 प्रकार का होता कौन? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण, ठीक है, थाइमस ग्लैंड से होता है। ये जो टी लिम्फोसाइट का होता है, टी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होगा वो थाइमस ग्लैंड से होगा। और बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होगा वो बोन मैरो से होता है, ठीक है, बोन मैरो से होता है, ठीक। और टी लिम्फोसाइट ही ये है जो HIV में सबसे अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। क्या करते हैं HIV वाले जो होते हैं ना, वो लोग चालाक होते हैं। वो लोग सबसे पहले जो है टी लिम्फोसाइट को ही पकड़ते हैं। अब जब टी लिम्फोसाइट को ही पकड़ लिए, ठीक है, जो कि यही सबसे मोस्ट काम करता है, सबसे आखिरी यही होता है। जब इसी को ही पकड़ लेते हैं, सबसे आखिरी उम्मीद यही होता है बॉडी का प्रतिरक्षण करने में, हमारे सिक्योरिटी गार्ड में लगा रहता है। तो जब इसी को पकड़ लेते हैं तो बाहर और आगे पीछे कोई है ही नहीं, मतलब ये राजा को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। ये चालाक होते हैं उसके HIV के, ठीक है। तो वो HIV का टी लिम्फोसाइट में सबसे अधिक प्रभावित होती है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट HIV में सबसे अधिक प्रभावित होती है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। ओके, प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। प्लेटलेट्स क्या है दोस्तों? प्लेटलेट्स ये जो है, इसका कार्य क्या है? कार्य इसका है रुधिर का स्कंदन का काम करती है। क्या करती है? ये रुधिर स्कंदन में काम करती है, ठीक है। और इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है। और ये जो है ये केंद्रक विहीन संरचना होती है। क्या होती है? केंद्रक विहीन संरचना होती है, ओके। इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल सिर्फ दोस्तों, इसका जीवन काल सिर्फ 1 सप्ताह रहता है, ठीक है, 1 सप्ताह रहता है। इसका जीवन काल सिर्फ 1 सप्ताह रहता है, ठीक है। और ये संख्या में कितना होती है? इसकी जो संख्या होती है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख MM3 होती है, ठीक है, इसकी संख्या, ठीक है। और ये क्या होती है? रुधिर के स्कंदन में काम करती है, ठीक है। और क्यों करती है, कैसे करती है? क्योंकि इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। वो प्रोथ्रम्बिन से ही थ्रम्बिन बनता है, फाइब्रोनिन से, ठीक है, इस टाइप का वो कन्वर्ट करती है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो प्रोटीन होती है ना, वही जो है
ये इसका सिर्फ ये शरीर में क्या काम करती है कि रुधिर के स्कंदन में काम करती है, क्योंकि इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।